जब ईयर एंड बोनस डिस्ट्रीब्यूट हुआ मुझे 8 मिलियन युआन मिले थे। बॉस ने कहा था मुझे बहुत ज्यादा बोनस मिला है और इससे टीम यूनिटी खराब होगी, इसीलिए उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोला कि थोड़ा एडजस्ट करो और मेरा बोनस 8 मिलियन से घटाकर सीधा 8 लाख युआन कर दिया गया। ईयर एंड मीटिंग में पूरी कंपनी मेरा मजाक उड़ा रही थी। जियाओ वैंग, कंपनी के लिए तुम खुद सैलरी कट और बोनस एडजस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो ना? लेकिन मैं बस मुस्कुरा दिया और आराम से बॉस की बात मान ली। मैंने कहा ऑफ कोर्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट मेरी खुद की आंटी थी। कल की ही बात है, कंपनी ईयर एंड बोनस डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी जब बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाया। जियाओ वैंग, इस बार ऊपर वालों का डिसीजन है कि सैलरी डिडक्शन की शुरुआत तुमसे हो। तुम्हारी टीम में सबसे बड़ा बोनस तुम्हें मिला है और बाकी कोलीग्स को इस बात से काफी प्रॉब्लम है। ये टीम यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। मैंने तुरंत पूछा, कंपनी कब से ओपनली सैलरी डिफरेंसेस डिस्क्लोज करने लगी? सैलरी डिस्कस करना तो अलाउड नहीं है, तो दूसरे कोलीग्स को कंपनसेशन का डिफरेंस कैसे पता चला? बॉस थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, अरे देखो ना, सच कब तक छुपा सकते हैं? तुम्हारा ईयर एंड बोनस बॉस ने बैलेंस करके नए एम्प्लॉई जियाओ लियू को दे दिया है। जवान लोगों को इनकरेज करना पड़ता है ताकि वो जल्दी ग्रो कर सके। मैंने सिर्फ 3 सेकंड सोचा, फिर सीधा हाँ कर दिया। लाओ लो को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगा। तुम दिन ब दिन और स्ट्रेटेजिक होते जा रहे हो, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। कितनी हंसी की बात थी। मैंने पूरा साल जान तोड़ मेहनत की। प्रोजेक्ट जब टाइट स्केड्यूल पर था तब मैं प्रैक्टिकली 24 घंटे प्रोजेक्ट पर ही रहता था, लेकिन साल के एंड पर रिवॉर्ड मिलने के बजाय मुझे पनिशमेंट मिली। जब मैं अपने वर्क स्टेशन पर वापस गया तो लियू रान मेरी सीट पर बैठी हुई थी। मेरी सारी चीजें गायब थी। ब्रदर वैंग, मेरी बॉडी ठंडी नेचर की है और मेरी पुरानी सीट पर एसी का इफेक्ट कम था। मैंने लुओ से पूछा और उन्होंने सीट स्विच करने की परमिशन दे दी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने शांत आवाज में पूछा, मेरी चीजें कहाँ हैं? ओ ब्रदर वैंग, अगर आप नाराज हो तो मैं वापस स्विच कर देती हूँ। आपकी सारी चीजें मेरे पास रखी हुई हैं। मैंने आसपास देखा, जो टीम मेंबर्स रोज मेरे साथ हंसी मजाक करते थे, आज सब सिर झुकाए बिजी होने का ड्रामा कर रहे थे। मैंने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मर्जी बैठो। टीम लीडर तुम्हें आराम से बैठने देगा। मैं फिर लियू रान की पुरानी सीट पर जाकर बैठ गया। लियू रान मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। सच में? ब्रदर वैंग, इस साल से हमारी टीम लीडर पोजीशनिंग रोटेशन सिस्टम पर चलेगी, तो इसका मतलब आज से लियू रान टीम लीडर है और वो उस केस की भी इंचार्ज होगी। तुम पूरा साल बिजी रहे हो, अब थोड़ा रेस्ट कर लो। ये सुनते ही सब शॉक हो गए। ऑफिस में एकदम से सन्नाटा छा गया। फिर मैंने खुद ताली बजाना शुरू की। नई टीम लीडर लियू रान को मुबारक हो। उम्मीद है वो हमें और भी बड़ी सक्सेस तक ले जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग भी तालियां बजाने लगे। मैनेजर जीहेंग के जाने के बाद मैं सीधा स्टेयरवेल में गया और क्लाइंट को कॉल लगाई। मेरी आंटी ने हमारी कंपनी को पेमेंट एडवांस में दी थी। अरे मत मारो मुझे, मैंने मजाक में कहा। बॉस बोल रहा है ज्यादा पैसा टीम यूनिटी को अफेक्ट कर रहा है। आंटी गुस्से में बोली, तुम्हारी कंपनी तुम्हें बुली कर रही है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी फैमिली कंपनी में वापस आ जाओ और क्लाइंट साइड पर आराम से काम करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और जिद करके वेंडोर साइड पर वो बेकार टेक्निकल काम करने चले गए। अब तो रिग्रेट हो ही रहा होगा। जल्दी वापस आ जाओ और इस बड़े मेस को हैंडल करो। मुझे रिग्रेट तो है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन अभी कंपनी छोड़ने का वक्त नहीं आया। उन्होंने सिर्फ मेरी सैलरी कट नहीं की, मेरी टीम लीडर पोजीशन भी अचानक छीन ली और पूरा ईयर एंड बोनस लियू रान को दे दिया। सिर्फ एक ही सच है, वो मुझे बिना एक पैसा कंपनसेशन दिए रिजाइन करने पर मजबूर कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट मार्केट बहुत डाउन चल रहा था और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी पूरी तरह इफेक्ट हुई थी। डिजाइन इंडस्ट्री हर दिन और मुश्किल होती जा रही थी। पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत से बेईमान लीडर्स को देखा था जो एम्प्लॉइज को निकालने के लिए एक कॉमन ट्रिक यूज करते थे। सीधा N+1 कंपनसेशन देने के बजाय वो सैलरी कट कर देते थे या सिर्फ बेसिक सैलरी देते थे और वर्कलोड को इतना ज्यादा बढ़ा देते थे कि एम्प्लॉय को 997 रूटीन में काम करना पड़ता था। आखिर में एम्प्लॉय खुद ही थक कर रिजाइन कर देता था और क्योंकि रिजाइन टेक्निकली एम्प्लॉय खुद कर रहा है, कंपनी को कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ता था। हमारी कंपनी ने भी इसी तरीके से बहुत एम्प्लॉइज को फोर्स करके निकाल दिया था। हमारी कंपनी इंडस्ट्री की एक फेमस आर्किटेक्चरल फर्म थी, लेकिन अब बिजनेस इतना गिर चुका था कि सिर्फ कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स और आफ्टर सेल्स सर्विसेज ही बची थी। जब कंपनी का एक्सपेंशन फेल होने लगा तो मैनेजमेंट ने सारा ऑपरेशनल प्रेशर नीचे एम्प्लॉइज पर डाल दिया और इसे एक फैंसी नाम दे दिया गया, एवरीवन बिजनेसेस। उस वक्त मैं टीम लीडर था और मेरे ऊपर भी मिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रेशर डाल दिया गया था। मेरे फादर ने देखा कि मैं रोज भाग दौड़ में थक चुका हूँ, तो उन्होंने सीधा मेरी आंटी को कॉल किया और कहा कि हमारी कंपनी को इंटरनेशनल 5 स्टार होटल चेन के नए होटल का डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। उस प्रोजेक्ट का टोटल डिजाइन फी 10 मिलियन था, यानी मेरी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट असल में मेरी ही फैमिली बिजनेस थी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये कोऑपरेशन का पहला साल था और ये रेंट पेमेंट अभी ड्यू भी नहीं हुई थी, और वैसे भी इंडस्ट्री में पेमेंट डिलेज कई साल तक चलना नॉर्मल बात थी। लेकिन मेरे आंटी को डर था कि मुझे ये रेंट बोनस नहीं मिलेगा और मैं अपसेट हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने स्पेशली फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोला कि आधी डिजाइन फी पहले ही हमारे कंपनी को ट्रांसफर कर दी जाए। मैं यूजुअली बहुत लो की रहता था, सिर्फ डिजाइन और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर फोकस करता था, इसलिए कंपनी में किसी को भी क्लाइंट कंपनी के साथ मेरे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था। जब उन्होंने कंफर्म किया कि क्लाइंट कल पेमेंट रिलीज करने वाला है, तो उन्हें डर हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजर होने की वजह से मुझे बोनस का सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से मुझे पोजीशन से हटा दिया। लेकिन अफसोस, इस बार वो जिस इंसान को निकालना चाहते थे वही कंपनी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल लाइफलाइन निकला। अगर लीगली ले ऑफ करते और प्रॉपर कंपनसेशन देते तो शायद मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन इतनी गंदी ट्रिक्स यूज करना एक 8 साल पुराने लॉयल एम्प्लॉय के साथ, ये बात कभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। लगभग दोपहर का वक्त हो चुका था। मैं आराम से नीचे मॉल में लंच करने चला गया। लंच के बाद मैंने कार में थोड़ी देर नैप ली। शाम 2 बजे मैं ऑफिस में वापस एंटर हुआ। मेरी डेस्क अब भी बिल्कुल उसी तरह बिखरी हुई थी जैसे लियू रान ने छोड़ी थी। मैंने एक नजर डाली, कुछ टिश्यूज उठाए और सीधा रेस्ट रूम की तरफ चला गया। लियू रान ने मुझे देखा तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कोई सेवियर मिल गया हो। प्रेसिडेंट वेंग लो होटल के एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग के ऑप्टिमाइज डिजाइन ड्राइंग्स रेडी हो गए हैं क्या? जल्दी मुझे भेजो। क्लाइंट साइड का प्रोजेक्ट मैनेजर बार बार प्रेशर डाल रहा है। मैंने शांत आवाज में बोला, बाद में बात करते हैं, पहले मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। वहाँ मैंने डबल प्लेयर फुटबॉल का गेम खेला और थोड़ा टीवी देखा। काफी देर स्क्वाड पोजीशन में बैठा रहा, इसलिए पैर सुन हो गए थे। मैं उठने ही वाला था कि अचानक बाहर से लियू रान की सुअर जैसी चीखने वाली आवाज सुनाई दी। जियाओ वेंग, तुमने जाल बिछा दिया है। मैंने तुम्हें 10 से ज्यादा बार कॉल किया और तुम फोन ही नहीं उठा रहे। क्लाइंट प्रेशर डाल रहा है। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वो काफी देर तक चिल्लाती रही। फिर मैं आराम से बाहर निकला और कहा, माफ करना, मेरे फोन पर गलती से डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन हो गया था। आज थोड़ा हेडेक भी है। वो पहले जब काम से बचना चाहती थी तो हमेशा डायरिया का एक्सक्यूज देती थी। मैंने वही उससे सीखा था। बकवास बंद करो और जल्दी प्लान बनाओ, लियू रान गुस्से में बोली। मैंने तुरंत बोला, नहीं हो सकता, मेरा कंप्यूटर तो अभी तक प्रॉपरली कनेक्ट भी नहीं हुआ, मैं ड्राइंग कैसे बनाऊं? तो मेरे कंप्यूटर पर जाकर खुद बना लो। जियाओदिंग, इसका कंप्यूटर कनेक्ट करवाओ। मैं फिर से बोला, नहीं, मुझे दूसरों के कंप्यूटर यूज करने की आदत नहीं है। अगर तुम ड्रॉ नहीं करना चाहते तो मत करो। लियू रान गुस्से में जियाओदिंग की तरफ मुड़ गई और कहा, जियाओदिंग, तुम ही इस डायग्राम को ऑप्टिमाइज करो। मुझे यकीन नहीं होता कि कंपनी इसके बिना चल ही नहीं सकती, लेकिन सच यही था कि लियू रान के बनाए हुए पहले वाले प्लान्स कई बार रिजेक्ट हो चुके थे। क्लाइंट साइड का प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोफेशनल इंसान था, बहुत पिकी और डिफिकल्ट, और मेरे अलावा कोई भी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। लियू रान फिर भी एटीट्यूड में बोली, सिर्फ थोड़ा प्लान ऑप्टिमाइजेशन ही तो है। जब मैं अब्रॉड पोर्टफोलियो अप्लाई कर सकती हूँ तो उससे और ज्यादा मुश्किल काम क्या हो सकता है? लाओ, मैं खुद कर लेती हूँ। किसी ने मजाक में कहा, हाँ, टीम लीडर लियू रान जैसे फॉरेन रिटर्न टैलेंट जब खुद हैंडल करे तो क्लाइंट डेफिनेटली शॉक हो जाएगा। लियू रान ने नाक से आवाज निकाली और बोला, ग्राफिक कॉपी करो। फिर एकदम ऑकवर्ड होकर पूछा, कौन सा बटन क्लिक करना है? हम लोग अब्रॉड मोस्टली एप्पल सिस्टम्स यूज करते थे, ये ओल्ड फैशन सिस्टम यूज करना मुश्किल लग रहा है। मैं हंसी रोक कर बोला, ठीक है, जो तुम्हें खुशी दे। बेस्ट तो ये होगा कि क्लाइंट भी तुम्हारे जैसे सेम कंप्यूटर सिस्टम पर स्विच कर ले। लियू रान काफी देर तक कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, लेकिन कुछ सही नहीं कर पाई। आखिर में उसने जियाओदिंग को साइड पर ले जाकर सिर्फ जुबानी इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया ये सिस्टम कैसे ऑपरेट और मॉडिफाई करना है। दोनों पूरे आफ्टरनून लगे रहे, फिर भी काम कंप्लीट नहीं हुआ और लियू रान तब तक क्लाइंट साइड के प्रोजेक्ट मैनेजर को कई स्वीटिंग टॉक्स कॉल्स कर चुकी थी। मैनेजर, आई एम रियली सॉरी, थोड़ी स्केड्यूल डिले हो गई है। शाम 5:30 पर मैं सीधा अटेंडेंस मशीन के सामने खड़ा हुआ, फेस स्कैन किया, क्लॉक आउट किया और अगले ही सेकंड ऑफिस से गायब हो गया। अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही मैं पार्किंग लॉट से कार निकाल कर बाहर जाने लगा, जनरल मैनेजर जी
जी हैंग का फोन आ गया। जियाओ वैंग, बाकी सब लोग ड्राइंग रिवाइज करने में लगे हुए हैं और तुम कहाँ चले गए? क्लाइंट पूरे आफ्टरनून से प्रेशर डाल रहा है, तुम बहरे हो या अंधे? तुरंत ऑफिस वापस आ जाओ और ओवर टाइम करो। आज रात 12 बजे से पहले ड्राइंग्स रेडी होनी चाहिए। मैं शांत आवाज में बोला, क्लाइंट ने तो मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। वैसे भी टीम लीडर ली यूरान खुद पर्सनली इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है। जो अभी तक स्टोरी देख रहा है और यहाँ हो, मतलब स्टोरी पसंद आ रही है, तो भाई फिर लाइक बटन से कौन सी दुश्मनी है यार? एक टैप ही तो है भाई, दबा दो यार। और हाइप बटन अगर दिख रहा हो तो उसे भी दबा दो। 3 सेकंड भाई, 1 2 3 दबा दिया, बस अब वीडियो देखो। जनरल मैनेजर जी हैंग गुस्से में बोले, क्लाइंट इतनी आसानी से हैंडल नहीं होता। तुम क्लाइंट की प्रेफरेंसेस सबसे अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें अभी इसी वक्त वापस आना होगा, ये ऑर्डर है। मैं हंसकर बोला, क्या मुझे अब भी ईयर एंड बोनस मिलेगा? वो तो आप पहले ही ली यूरान को दे चुके हो, तो ओवर टाइम भी उसे ही करवा लो। ये कहकर मैंने फोन का डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा डिनर प्लान कर लिया। सच कहूँ तो ओवर टाइम के बिना जिंदगी काफी अच्छी लग रही थी। मुझे याद भी नहीं था कि लास्ट टाइम दोस्तों के साथ प्रॉपरली कब हैंग आउट किया था। पिछले पूरे साल में मैं रोज रात 9 या 10 बजे ऑफिस से निकलता था और ऑल नाइटर्स तो ऑलमोस्ट कॉमन बात बन चुकी थी। लेकिन कंपनी के अपर मैनेजमेंट को लगता था कि परफॉर्मेंस खराब होने की वजह एम्प्लॉइज का काम कम करना है, बिजनेस का गिरना नहीं है। मार्केट एक्सपैंड करने के बजाय ऑपरेशन डिपार्टमेंट सारा ब्लेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डाल देते थे। अगली सुबह 9 बजे मैं टाइम पर ऑफिस पहुँच कर अंदर गया, लेकिन अंदर का सीन देखकर मैं भी सरप्राइज हो गया। सारे कोलीग्स अपनी डेस्क पर सो रहे थे। जैसे ही जियाओ दिंग ने मुझे देखा, वो ऐसे भागकर आया जैसे किसी ने उसे बचाने वाला भेज दिया हो। ब्रदर वैंग, आप फाइनली आ गए। कल रात हम आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। हम सब प्रोजेक्ट चेंजेस में फंस गए हैं। क्लाइंट किसी भी वर्जन को अप्रूव नहीं कर रहा। जनरल मैनेजर जी हैंग ने सबको ओवर टाइम पर रोक लिया है, किसी को घर जाने नहीं दिया। मैं उन सबको देखकर चुप हो गया। मेरे दिमाग में वो सारे दिन और रातें याद आने लगी जब हम साथ मिलकर प्रोजेक्ट फाइट करते थे। लेकिन कल जब मुझे डिसमिस किया गया, एक भी इंसान मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। न किसी ने सपोर्ट किया, न एक लफ्ज तसल्ली का बोला। हाँ, मुझे पता था आजकल जॉब मिलना मुश्किल है, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे दर्द नहीं हुआ। मैं हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, टीम लीडर ली यूरान तो ओवरसीज सीनियर टैलेंट है, उनके होते सब कुछ स्मूथ सेलिंग होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर मैं खुद हैंडल करता तो प्रोजेक्ट डेफिनेटली पास हो जाता, वरना फिर मैं इतने सालों तक टीम लीडर क्यों रहता। तभी ली यूरान कॉन्फिडेंस से ऑफिस में इंटर हुई। उसका एटीट्यूड बिल्कुल कल वाले पैनिक मोड से अलग था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने पूरी रात जागकर काम किया हो। करीब से देखो तो उसका फेस और भी फ्रेश और ग्लोइंग लग रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, जियाओ वैंग, मैं हमेशा कहती थी कि यंग लोग ज्यादा केपेबल होते हैं और उनका विजन भी ब्रॉड होता है। तुम्हें लगा था कि तुम्हारे बिना क्लाइंट ड्राइंग अप्रूव नहीं करेगा? तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ली यूरान ने ये काम एक ही रात में कंप्लीट कर दिया। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। कल रात प्रोजेक्ट मैनेजर लू ने मुझे स्पेसिफिकली कॉल करके पूछा था, तुम्हारी कंपनी ने अचानक प्रोजेक्ट लीडर क्यों चेंज कर दिया? मैंने उसे सच सच बता दिया। अगर प्रोजेक्ट पर कोई इफेक्ट पड़ा तो वो हमारी कंपनी को लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। लू हमेशा से बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान रहा है, वो इतनी आसानी से डिसीजन चेंज करने वाला नहीं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैनेजर जिहेंग ने फिर से कहा, तो फिर आज काम कंटिन्यू करो। कल ली यूरान ने ऑलरेडी क्लाइंट से बात कर ली थी, ड्राइंग डिले होने की परमिशन मिल गई है। जियाओ वैंग, मैंने रात तक तुम्हारा कंप्यूटर भी प्रॉपरली इंस्टॉल करवा दिया है। अब इस बार तुम्हारे पास ड्राइंग रिवाइज ना करने का कोई एक्सक्यूज नहीं बचा, राइट? मैं शांति से बोला, ठीक है, मैं डेफिनेटली वर्क आवर्स में सीरियसली रिवीजन करूंगा। जनरल मैनेजर जी हैंग खुश होकर बोला, हाँ, बस इसी तरह का वर्क एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे ही आज आफ्टरनून पेमेंट अराइव होगी, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलकर तुम्हें कुछ 100 युआन एक्स्ट्रा ईयर बोनस भी दिलवा दूंगा। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने सिर्फ हल्का सा स्माइल किया। जनरल मैनेजर जी हैंग और ली यूरान दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। जाते वक्त ली यूरान ने जियाओ दिंग को आंख मारी, मतलब क्लियरली उसे कह रही थी कि मुझ पर नजर रखो। उसके जाने के बाद मैंने कैजुअली कंप्यूटर ऑन किया, फोन निकाला और बीफ नूडल्स खाते हुए ड्रामा देखना शुरू कर दिया। सिर्फ आधे घंटे बाद अब मैंने जियाओ
जियाओ दिंग की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा था जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया हो। ब्रदर वैंग, वो धीरे से बोला, आपका खाना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लगता है क्लाइंट ग्रुप चैट में फिर प्रेशर डाल रहा है, मैं आपको फोन दिखाऊं? मैंने आराम से बोला, नहीं टेंशन मत लो, वैसे भी ग्रुप में तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। तब जियाओ दिंग ऑकवर्ड होकर बोला, ब्रदर वैंग, टीम लीडर ली यूरान और मैनेजर जी हैंग ने एक नया प्रोजेक्ट वर्क बना लिया है। आप उस ग्रुप में नहीं हो, शायद इस प्रोजेक्ट को अब आपकी जरूरत नहीं है। मैं बस चुपचाप खड़ा हुआ और बोला, अच्छा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। मैंने अपना एम्प्टी टेकआउट बॉक्स उठाया और रेस्ट रूम की तरफ चला गया। पहले मैंने कंपनी के पैसे पर एक लंबी पेड टॉयलेट ब्रेक ली। उसके बाद रिसेप्शन डेस्क पर गया और रिसेप्शनिस्ट के साथ थोड़ी देर तक एंटरटेनमेंट गॉसिप करने लगा। तभी जनरल मैनेजर जी हैंग का गुस्से भरा फोन आ गया। जियाओ वैंग, क्लाइंट मुझे पागल की तरह प्रेशर दे रहा है, तुम क्या कर रहे हो? ड्राइंग्स कब तक रेडी होंगी? जियाओ वैंग, मुझे लगता है तुम बगावत करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास थोड़ी स्किल्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने एरोगेंट बन जाओ। तुम अपना काम नहीं कर रहे, कर सकते हो या नहीं? मैं तुरंत ठंडे लहजे में बोला, अगर नहीं कर सकता तो मेरा नो फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे 2N कंपनसेशन दो, आज पेमेंट करो। मैं जियाओ वैंग इसी वक्त अपना सामान पैक करके निकल जाऊंगा। मैनेजर जी हैंग ठंडी हंसी हंसा, सपने देख रहे हो? कंपनी ने अब तक तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर लीगल एक्शन नहीं लिया, वही तुम्हारे लिए काफी जेनरोसिटी है। जियाओ वैंग, कंपनी तो वेट कर सकती है, लेकिन क्या तुम इतना टाइम वेस्ट कर सकते हो? आर्किटेक्चर इंडस्ट्री इतनी छोटी है, तुमने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया है, मुझे लगता है तुम खुद को कम्प्लीटली ब्लैक लिस्ट करवाना चाहते हो। मैं मेंटली पहले से ही प्रिपेयर था, लेकिन फिर भी मेरा खून घोल उठा। इतने सालों तक मैंने ईमानदारी से काम किया था, काउंटलेस प्रोजेक्ट्स लिए, कंपनी के लिए इतना रेवेन्यू जनरेट किया, और सिर्फ इसलिए कि किसी कनेक्टेड इंसान को ऊपर लाना था, वो मुझे मिट्टी की तरह ट्रीट कर रहा था, पैरों तले कुचल रहे थे और मेरे फ्यूचर को बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे। मैं धीरे से हंस पड़ा, ठीक है तो फिर कोशिश करके देख लो मुझे ब्लैकलिस्ट करने की, मिस्टर जी हैंग। तभी ऑफिस के अंदर से अचानक पैनिक भरी चीखें सुनाई दी, ओ नो, ओ नो, क्लाइंट ने पेमेंट देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि हमारी सर्विसेज उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाई। पेमेंट आए या ना आए, अब उससे मेरा क्या लेना देना। ज्यादा जल्दी खुश मत हो, सच कहूँ तो मैं इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए एंड्योर कर रहा था क्योंकि मैं बेवकूफ था। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैं बड़े सपने और आर्किटेक्चरल डिजाइन के पैशन के साथ इस फेमस फिल्म में आया था। मुझे लगा था कि एक दिन मैं यही टॉप डिजाइनर बनूंगा, और देखते देखते 8 साल बीत गए। शुरू में कंपनी इतनी भी आसान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्री गिरने लगी, परफॉर्मेंस कम होने लगी, पार्टनर्स चेंज हुए और कंपनी का माहौल दिन ब दिन और टॉक्सिक होता गया। बॉस तो दिन में ऑफिस आता ही नहीं था, वो रात के शार्प 10 बजे ऑफिस में इंटर करता, हाथ में फोन लेकर हर वर्क स्टेशन की फोटोज खींचता था, फिर ग्रुप चैट में पब्लिकली एक्सपोज करता था कि कौन सी डेस्क खाली है और किसने लाइट बंद कर दी है। जो एम्प्लॉइज पूरी रात ऑफिस में रुकते, उनकी कंपनी वाइड तारीफ होती। रिवॉर्ड क्या मिलता? बस अगले दिन आधा दिन छुट्टी। बॉस की एग्जैक्ट लाइन होती, वैसे भी घर जाकर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी फैमिली को कौन सपोर्ट करता है? अगर कंपनी तुम्हें सपोर्ट ना करे तो तुम्हारे पास घर भी ना हो। ये पूरा इन्वायरमेंट इतना अजीब और घुटन भरा हो चुका था। अगर मेरे अंदर ये सो कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती तो शायद मैं कब का कंपनी छोड़ चुका होता। मैं सिर्फ इसलिए रुका हुआ था क्योंकि मैं होटल प्रोजेक्ट को खुद अपने हाथों से कंप्लीट करना चाहता था। आर्ग्यूमेंट के बाद मैं वापस वर्क स्टेशन पर आया। मेरे आसपास धीमी आवाजों में लोग डिस्कस कर रहे थे कि ईयर एंड बोनस मिलते ही कौन सी एक्सपेंसिव जगह डिनर करने जाएं। लेकिन कुछ देर बाद जनरल मैनेजर जीहेंग के ऑफिस से एक जोरदार चीख सुनाई दी, छोड़ो छोड़ो। किस बेसिस पर छोड़ दें? अकाउंट में इस महीने की सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे कॉमन ऑफिस में क्लियरली सुनाई दे रही थी और एक पल में सबके चेहरों पर टेंशन आ गई। 2 मिनट के बाद जनरल मैनेजर जीहेंग ने मुझे, लाओ लोउ और लियू रान को ऑफिस बुलाया। जैसे ही हम अंदर आ गए, उसने जोर से अपना कप टेबल पर पटका। तुम लोगों ने ओवरऑल सिचुएशन को कंसिडर नहीं किया। अब क्लाइंट बहुत डिससेटिस्फाइड है, पेमेंट पर सीरियस इफेक्ट पड़ गया है। अब बताओ
क्या करोगे? ये ईयर एंड बोनस डिले हो गया, जाओ और पूरी कंपनी को एक्सप्लेन करो। मैं तुरंत ठंडे लहजे में बोला, उससे मेरा क्या लेना देना, ना मैं अब प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ना ऑपरेशन और पेमेंट कलेक्शन का जिम्मेदार। मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे तो ईयर एंड बोनस का एक पैसा भी नहीं मिल रहा, तो आखिर मैं क्यों टेंशन लूं? जनरल मैनेजर जी हैंग का चेहरा और काला पड़ गया। ठीक है लाओ लो, तुम तो इनके लीडर हो, मुझे बताओ प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? कल तो तुम कह रहे थे कि क्लाइंट सेटल हो गया है। लाओ लो ने मजबूरी वाला फेस बनाया और बोला, जनरल मैनेजर जी हैंग, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कल रात ली यूरान ने प्रोजेक्ट वाइस प्रेसिडेंट को एक्सपेंसिव डिनर खिलाया, ड्रिंक्स भी पिलाई और फुल KTV एंटरटेनमेंट भी अरेंज की। तब जाकर हमने मुश्किल से उनका मूड ठीक कर लिया और ड्राइंग रिलीज डेट पोस्टपोन्ड करवाई। लेकिन किसने सोचा था कि वैंग ड्राइंग रिवाइज करने से मना कर देगा और बाकी लीडर्स भी प्रोग्रेस डिले कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्लाइंट गुस्सा हो जाता। लाओ लो ने बड़ी सफाई से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी और जानबूझकर ये मेंशन ही नहीं किया कि असली प्रॉब्लम करंट प्रोजेक्ट मैनेजर ली यूरान की इनकॉम्पिटेंस थी। ली यूरान भी तुरंत सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल सही, ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली जियाओ वैंग ही अरेंज करके लाया था, पेमेंट कलेक्शन भी लिन यिंग ही हैंडल करती है। तब जाकर ऐसा लगा जैसे जनरल मैनेजर जी हैंग को अचानक कुछ याद आया हो। जियाओ वैंग, मैं बस गुस्से में था, क्लाइंट भी मुझे प्रेशर दे रहा था, दिल पर मत लो, और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसका झुर्रियों भरा फेक स्माइल वाला चेहरा देखकर मुझे अंदर से घिन आ रही थी। मैं ठंडी आवाज में बोला, अगर पेमेंट कलेक्शन का सारा प्रेशर सिर्फ मैं ही उठा रहा हूँ तो ये टीम यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए चलो पेमेंट कलेक्शन का काम सब लोग मिलकर शेयर करते हैं। मेरी बात सुनते ही जनरल मैनेजर जी हैंग और लाओ लो दोनों के चेहरे काले पड़ गए। मैं ये कहकर सीधा बाहर निकल गया। अंदर से चीजें पटकने, गालियां देने और चिल्लाने की आवाजें आती रही। जियाओ वैंग, हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? थोड़ी देर बाद मैंने देखा जनरल मैनेजर जी हैंग और लाओ लो जल्दी जल्दी क्लाइंट कंपनी की तरफ निकल गए। दोपहर में मेरी आंटी ने मुझे मैसेज भेजा और मजाक उड़ाते हुए बताया, तुम्हारी कंपनी वाले क्लाइंट ऑफिस आए थे, लेकिन उन्हें बिल्डिंग के ऊपर तक जाने भी नहीं दिया गया, सीधा लॉबी में ही रोक दिया गया। वो लोग पूरी आफ्टरनून वेट करते रहे, लेकिन प्रेसिडेंट से मिलना तो दूर की बात, पेमेंट का जिक्र तक नहीं कर पाए। ये सुनकर मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिला। शाम को मैं टाइम पर ऑफिस से निकल गया। मुझे लगा था अब जब बात इतनी बिगड़ चुकी है तो शायद वो लोग दोबारा मेरे पास नहीं आएंगी, लेकिन मैंने इंसानों की बेरहमी और बेशर्मी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसी शाम मिस्टर जी हैंग खुद ली यूरान को लेकर मेरे घर आ गए। जियाओ वैंग, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज पेमेंट वापस दिलवा दो। नया साल आने वाला है, या फिर किसी मिडल मैन से ही बात करवा दो, कम से कम हमें प्रेसिडेंट से मिलने तो दो, मैं पर्सनली उससे माफी मांग लूंगा। मिस्टर जी हैंग ने बिल्कुल शेमलेसली ये सब कुछ बोला। फिर उसने इशारे से ली यूरान को मुझे अपोलोजाइज करने को कहा। ली यूरान ने जबरदस्ती वाला एक्सप्रेशन बनाकर कहा, आई एम सॉरी ब्रदर वैंग। मैं सीधा बोला, सॉरी मिस्टर जी हैंग, मैं बस एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हूँ, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सच में हैंडल नहीं कर सकता, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। मिस्टर जी हैंग जल्दी से बोला, जैसे ही ये मैटर सॉल्व हो जाएगा मैं तुम्हारी टीम लीडर पोजीशन वापस दे दूंगा और ये प्रोजेक्ट भी तुम ही हैंडल करोगे। उसने मुझे रोक कर दरवाजा बंद कर दिया, जैसे वो समझ रहा हो कि उसने कोई बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर दे दिया है। मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसी। क्या आपको सच में लगता है कि मुझे इस बकवास पोजीशन की जरूरत है? ये अच्छी किस्मत अपनी नीस के लिए बचा रखी है, वरना कल को फिर से मुझे डरा कर निकालने की कोशिश करेंगे और पूरी कंपनी को फिर परेशानी होगी। ये कहकर मैंने सीधा उनके मुंह पर डोर बंद कर दिया। एक्सपेक्टेड ही था, बाहर फिर से गालियां आनी शुरू हो गई। वैंग, कल अपना सामान पैक कर लेना कमीने, निकल जाओ मेरी कंपनी से। अगली सुबह मैं यूजुअल तरह टाइम पर ऑफिस पहुंच गया, लेकिन इस बार एंट्री गेट पर मुझे रोक दिया गया। जियाओ वैंग, तुम्हें ऑफिशियली ले ऑफ कर दिया गया है, ये तुम्हारा नोटिस है और ये तुम्हारा सामान, उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। आज के बाद अगर तुम इस ऑफिस में नजर आए तो उसे ट्रेड सीक्रेट्स चोरी करना माना जाएगा। फिर वो थोड़ा रुक कर हंसने लगा, लेकिन अगर तुम घुटनों पर गिर कर मुझसे भीख मांगो तो शायद
मैं तुम्हें कंपनी में रहने की रिकमेंडेशन कर सकता हूँ। मैंने सीधा अपना फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और उसकी तरफ कर दिया। ठीक है, अब एक बार फिर से बोलो। मैं दोबारा क्यों बोलूं? जो करना है कर लो, आर्बिट्रेशन करनी है तो कर लो। मुझे तुम्हारी कोई बैकग्राउंड या सपोर्ट नजर नहीं आती। तुम कंपनी के अगेंस्ट जीत ही कैसे सकते हो? मैंने ये सारी बात भी चुपचाप रिकॉर्ड कर ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये इतना अजीब कॉन्फिडेंस और लो की इतनी एरोगेंस आखिर आती कहाँ से है। वो फिर बोला, याओ वैंग, बेहतर होगा तुम प्रॉपरली एग्रीमेंट साइन कर दो। अभी तक तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिला, कंपनी वापस जाकर भी तुम्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाली, और अगर जिद करोगे तो तुम्हारा न्यू ईयर भी बर्बाद हो जाएगा। चलो पीसफुली अलग हो जाते हैं। आगे इंडस्ट्री में सबको एक दूसरे से मिलना ही होता है। तुम्हें पता ही नहीं आजकल बाहर जॉब मिलना कितना मुश्किल है। अगर मैं इंडस्ट्री में तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल दूं तो तुम शायद पूरी जिंदगी भर ब्रोक रहोगे। मैं उसके साथ और बहस करने के मूड में नहीं था। मैं सीधा रिफ्यूजल साइन किया, अपना सूटकेस उठाया और लेबर आर्ट्रीब्यूशन ऑफिस चला गया, क्योंकि मेरे पास सारे प्रॉपर एविडेंस थे। आर्बिट्रेशन कमेटी ने मेरा केस बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। खुशकिस्मती से 2 महीने बाद कंपनी केस हार गई। कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक उन्होंने मुझे 2N कंपनसेशन देनी पड़ी। शुरू में तो वो पेमेंट देने से भी मना कर रहे थे। मुझे तुरंत कोर्ट इन्फोर्समेंट के लिए अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि वो क्लियरली पैसे दबाने की प्लानिंग कर रहे थे। बाद में पता चले कि पेमेंट कलेक्शन प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी कंपनसेशन का कुछ हिस्सा एम्प्लॉइज की डिलेड सैलरीज में से निकाला गया था। वैसे ही एम्प्लॉइज ऑलरेडी डिलेड ईयर एंड बोनसेस की वजह से फ्रस्ट्रेटेड थे। अब ऊपर से सैलरी डिलेज और नई 007 ओवरटाइम पॉलिसीज ने पूरी कंपनी को रिसेंटमेंट से भर दिया था। कंपनी लिटरली किसी भी वक्त फटने वाली बॉम्ब बन चुकी थी। इसी पॉइंट के बाद मेरा अपनी पुरानी कंपनी से पूरा रिश्ता खत्म हो गया। मैंने ये भी सुना कि जनरल मैनेजर जी हैंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपने कनेक्शन यूज करके मेरे खिलाफ रूमर्स फैला रहा था। वो लोगों को कह रहा था कि मैं चालाक, डिसऑनेस्ट और ऑलमोस्ट इविल इंसान हूँ। उसे लगता था कि मेरी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करके वो मुझे लोकल डिजाइन इंडस्ट्री में दोबारा जॉब नहीं मिलने देगा। लेकिन उसे क्या पता था, जिस दिन मुझे टर्मिनेशन नोटिस मिला था उसी दिन मैंने अपनी ही फैमिली कंपनी ज्वाइन कर ली थी और मैं खुद वॉलंटियर करके नए होटल प्रोजेक्ट का इंचार्ज बन गया था। मेरे फर्स्ट डे पर ही मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑर्डर दिया कि सारे प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को साइट ऑफिस मीटिंग के लिए बुलाओ। प्रोजेक्ट ऑफिस कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक टेम्पररी प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग में बनाया हुआ था। ली यूरान, जो कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी और कीचड़ की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही थी, वो एक सेक्सी टाइट ड्रेस पहनकर वहाँ आई, हाई हील्स पहने हुई। उसके साथ जनरल मैनेजर जी हैंग भी था, जो खुद पर्सनली उसे एस्कॉर्ट करके लाया था। मैं आज सीधा घर से ड्राइव करके आया था, इसलिए बाकी कोलीग्स से पहले ही साइट पर पहुंच गया था। शायद ली यूरान और जी हैंग दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो मुझे फैब्रिकेटेड ऑफिस के बाहर सख्त टोपी पहने खड़ा देखेंगे। जनरल जी हैंग ने मुझे देखते ही ताना मारा, अरे वाह, ग्रेट आर्किटेक्ट वैंग, क्या हुआ? आर्किटेक्चरल डिजाइन इंडस्ट्री में फेल हो गए? अब कंस्ट्रक्शन कंपनी में असिस्टेंट बन गए हो, या फिर हमारी साइट पर ईंट उठाने के लिए आए हो? ली यूरान भी स्मग स्माइल दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर लगा थिक कंसीलर भी उसके डार्क सर्कल और थकान नहीं छुपा रहा था। लग रहा था बेचारी पिछले 2 महीनों से लगातार ऑल नाइटर्स मार रही है। मैंने कंपनी रिसेप्शनिस्ट से सुना था कि जनरल मैनेजर जी हैंग ने काफी बड़ा पैसा देकर बाहर की एक टीम हायर की थी, जो साइड जॉब की तरह सीक्रेटली ड्राइंग का डिजाइन और मॉडिफिकेशन करती रहती थी। मार्केट में इस तरह का मल्टी लेयर सब कॉन्ट्रैक्शन काफी कॉमन था, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये क्लियरली वॉयलेशन था। ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान चल रहा था। जनरल मैनेजर जी हैंग धीरे से ली यूरान से कह रहा था, उससे अच्छे से बात करो, शायद वो क्लाइंट के सामने हमारे लिए कुछ अच्छा बोल दे, या फिर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाए। मैं उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बेवकूफ हो। शायद मेरी नजर उससे चुप गई, जिससे उन्हें गुस्सा आया। तुम जैसे आउटसाइडर अभी यहाँ से निकलो, ये क्लाइंट और डिजाइनर की मीटिंग प्लेस है, तुम लोगों जैसे लो क्लास लोगों के लिए नहीं। मैंने मन ही मन सोचा, मैं तो बस कंस्ट्रक्शन साइट के कन्वीनियंस के लिए स्पोर्ट वियर से पहन कर आया हूँ। इन लोगों ने मुझे सीधा कंस्ट्रक्शन वर्कर ही समझ लिया। क्या मैं इतना डाउन टू अर्थ लगता हूँ? मैंने उनकी बात इग्नोर कर दी, लेकिन ली यूरान सीधा डोर के सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे अंदर जाने से रोक दिया। तुम जैसे गाँव वालों को इस जगह आने का कोई हक भी नहीं। इसी वक्त बाकी कोलीग्स भी आ गए और उनके साथ प्रोजेक्ट मैनेजर लूची भी था। जनरल मैनेजर जी हैंग तुरंत फेक स्माइल लगाकर उसके पास भागा।
जनरल मैनेजर लू, इतनी ठंड में आपने बहुत मेहनत की। लूची ने बस एक नजर डोर की तरफ डाली और फिर लियूरान दोबारा चीखी, जियाओ वैंग तुम इतने क्लूलेस कैसे हो? दिख नहीं रहा क्लाइंट के लीडर्स आ गए हैं, रास्ते से हटो। किसी ने साइड से मजाक उड़ाया और ये कंस्ट्रक्शन वर्कर भी इसे हटा नहीं रहे। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर मैंने शांति से कहा, एम्प्लॉइज बस थोड़ी शरारत कर रहे हैं मिस्टर वैंग, हमने कंस्ट्रक्शन साइट का क्विक इंस्पेक्शन किया था, कुछ इश्यूज मिले हैं, मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ये कहकर मैं सीधा कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला और जाकर कॉन्फ्रेंस टेबल के बिल्कुल सेंटर वाली सीट पर बैठ गया। ये देखते ही जनरल मैनेजर जी हैंग और लियूरान दोनों शौक में जम गए। जनरल मैनेजर जी हैंग हिचकिचाते हुए बोला, लूची डिजाइनर मीटिंग के लिए अंदर नहीं आ रहे? लूची ने सीधा जवाब दिया, वो लोग बाहर क्यों खड़े हैं? टाइम वेस्ट मत करिए मिस्टर वैंग, मीटिंग अभी स्टार्ट करते हैं। ये सुनते ही जी हैंग और लियूरान का रंग उड़ गया। दोनों जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में आए और कॉर्नर में खाली सीट्स पर चुपचाप बैठ गए। उनके डरे हुए एक्सप्रेशन और सफेद पड़ चुके थे। चेहरे देखकर क्लियरली समझ आ रहा था कि वो अंदर से सच में घबरा चुके थे। मैंने तो यहाँ तक देखा कि मिस्टर जी हैंग चुपके से अपनी बाजू पिंच कर रहा था, जैसे ये चेक कर रहा हो कि ये सपना तो नहीं। मीटिंग शुरू होते ही लूची फॉर्मली खड़ा हुआ और बोला, मैं हेडक्वार्टर से भेजा गया ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट मैटर इंक्लूडिंग प्रोग्रेस पेमेंट मेरे अप्रूवल के बिना पास नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस रूम के कॉर्नर से किसी की जोर से सांस खींचने की आवाज आई। मैंने साइड में देखा, मिस्टर जी हैंग का चेहरा और भी सफेद हो चुका था। उसके फोरहेड पर पसीने के मोती उभर आए थे। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपना लेटेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। वो प्लान जो मैंने पिछले 2 महीनों में बहुत केयरफुली रिवाइज और इम्प्रूव किया था। लूची ने साइट इंस्पेक्शन के दौरान जो इशू एक्सप्लेन किए उनमें कुछ कंस्ट्रक्टर की गलती थी, लेकिन काफी प्रॉब्लम्स इनकम्प्लीट डिजाइन ड्राइंग्स की वजह से भी थी। हालांकि लूची स्ट्रिक्ट था, लेकिन वो ड्राफ्टिंग का प्रोफेशनल नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद वो डायरेक्ट डिजाइन मैनेजमेंट में चला गया था, इसलिए टेक्निकल डिटेल्स पर उसकी ग्रास्प थोड़ी लिमिट थी। लेकिन मैं पहली वाली कंपनी के डिजाइन ड्राइंग्स का हर टेक्निकल प्रॉब्लम को अच्छी तरह से जानता था। मैंने लेटेस्ट ड्राइंग को सीधा टेबल पर पटक दिया। डिजाइन मैनेजर ने तुरंत एक्सप्लेनेशन मांग ली। मैंने रिसेंट ड्राइंग्स को डिटेल में रिव्यू करके नियरली 100 छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स मार्क की हुई थी। जब जी हैंग को जवाब देने के लिए बुलाया गया तो वो पसीने से तर हो चुका था और समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरू कहां से करे। वो घबरा कर बोला, चलो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर लियू एक्सप्लेन करेगी। लियूरान तुम क्लियरली एक्सप्लेन करो, ठीक है? लियूरान को जब आगे धकेला गया तो वो भी बोलने में स्ट्रगल कर रही थी। वो लंबी देर तक हकलाती रही, लेकिन एक प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं बोल पाई, जिससे आसपास के सुपरवाइजर्स भी अनईजी हो गए। अब जब ड्राइंग्स के अप्रूवल सेक्शन पर जनरल मैनेजर जी हैंग का खुद का स्टैम्प था तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच भी नहीं सकता था। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी चीटिंग और फेक रजिस्ट्रेशन पर रिग्रेट कर रहा हो, क्योंकि उसमें ड्राइंग रिव्यू करने की बेसिक एबिलिटी तक नहीं थी। उसने असली टैलेंट आर्किटेक्ट को साइड करके सिर्फ पोजीशन के लिए सब कुछ हाईजैक किया था। मैं ठंडा होके बोला, फाइनल डिसीजन मैं लाता हूँ। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो क्लियरली प्रॉब्लम डिजाइन फ्रेम की है। डिजाइन फ्रेम को मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। रिटर्न और करेक्शन के सहारे कॉस्ट डिजाइन फी से डिडक्ट होगी। रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएं। ये डिडक्शन शायद कुछ लाखों में जाएगा। फिर मैंने जी हैंग की तरफ देखा। जनरल मैनेजर जी हैंग, कोई और ओपिनियन? वो जल्दी से बोल पड़ा, नहीं, सब लोग ध्यान दो। एल प्रोजेक्ट में हम किसी भी लापरवाही को टॉलरेट नहीं करते। जो कर सकते हैं करिए, जो नहीं कर सकते वो निकल जाइए। मैं देख रहा था कि जी हैंग और लियूरान दोनों लिटरली पसीने से भीग रहे थे और मैं सोच रहा था अब से इनकी लाइफ और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब उन्हें पता चला कि मैं एल ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो उन्होंने मुझे डिनर पर इनवाइट करने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले ही एक बार बेवकूफ बन चुका था, इसलिए अब वापस ट्रैप नहीं आऊंगा। मैं उन्हें कोई चांस नहीं दे रहा था क्योंकि मैं क्वालिटी इश्यूज पर स्ट्रिक्टली नजर रखे हुआ था। डिजाइन टीम को लूची ने बार बार साइट पर बुलाया और ड्राइंग्स को कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ा। पिछले 2 महीनों में ड्राइंग ऑलमोस्ट 1 डजन बार रीडू हुई। हर बार जब वो सोचते कि काम पास हो गया, मैं हमेशा कोई ना कोई इशू निकालकर वापस रिवीजन भेज देता था और हर बार मैं लियूरान से पर्सनली एक्सप्लेन करवाता था कि किसी पर्टिकुलर एलिवेशन में प्रॉब्लम कहाँ है। लियूरान को रोज कंस्ट्रक्शन साइट के डॉर्मेटरी में रहना पड़ता था। उसका पूरा लुक बदल चुका था। लगातार लेट नाइट्स की वजह से वो मेंटली थक चुकी थी, कंफ्यूज्ड और विजिबली
थोड़ी वोर्न आउट लगने लगी। लगता था वो अपनी गलती पर सच में रिग्रेट कर रही थी। शायद उसे अब समझ आ गया था कि सिर्फ कनेक्शन के बेसिस पर टेक्निकल हेड बनना कितना डेंजरस होता है। मैं कोल्ड टोन में उससे पूछा, ली यूरान, प्लान में क्या प्रॉब्लम है? ये 20वां वर्जन है और तुम्हारी लेवल अब भी यही है। तुमने कहा था कि तुमने एब्रॉड काम किया था और वहां से यहाँ आई हो। अगर तुम्हारी टीम एक सेटिस्फैक्ट्री प्लान नहीं बना सकी तो मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा। मैं इंटेंशनली प्रेशर क्रिएट कर रहा था और वो हर बार फोर्स्ड स्माइल के साथ बोली, मिस्टर वैंग, हम फिर से रिवाइज कर देते हैं जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए। कभी कभी मैं कैजुअली पेमेंट का भी मेंशन कर देता था। पेमेंट का क्या? अभी तक तुम लोगों ने डिलेड अकाउंट्स क्लियर भी नहीं किए। अगली सुबह ली यूरान ने ऑफिस रिपोर्ट नहीं की। मुझे पता चला कि उसने लॉन्ग सिक लीव ले ली है और इवन हेडक्वार्टर्स में मेरी कंप्लेंट भी भेजी है। जब ये बात मेरी आंटी को पता चली तो मैं हंस पड़ा। इस दौरान ग्रुप की ब्रांच कंपनी की 10th एनिवर्सरी इवेंट का यूज करके मैंने डिजाइन टीम को कुछ इनविटेशन भेज दिए जो टेक्निकली हमारे पार्टनर्स थे और फिर स्टेज सेट हो चुका था। इवेंट के दिन सच में जीहेंग और ली यूरान दोनों वापस आ गए। टीम लीडर ली यू, अब तबीयत ठीक है, जल्दी प्रोजेक्ट वापस संभालो। ली यूरान का चेहरा ऐसे हो गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जीहेंग भी मुझे देखते ही घबरा गया, लेकिन झूठी स्माइल बनाए हुए रखी। सब लोग सोच रहे थे कि कंप्लेंट का क्या होगा। तभी होस्ट ने फॉर्मली अनाउंस किया, ग्रुप की प्रेसिडेंट मिसेस लो, जो मेरी आंट थी। स्पीच के बाद वो क्राउड के थ्रू आई और सीधा मेरे पास आकर बोली, चलो डांस करते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया, ऑफ कोर्स आंटी, और फिर कैजुअली बोल दिया, वैसे ग्रुप का सरनेम वैंग है। बाय द वे, मेरा नाम क्या है? अगली बार जब कंप्लेंट करना हो ना तो पहले पूछ लेना मैं कौन हूँ। 3 दिन बाद मिस्टर जीहेंग की कंपनी को हमारी ग्रुप की तरफ से लॉयर नोटिस मिल गया, जिसमें साफ साफ मेंशन था कि ली यूरान के प्रोजेक्ट टेक ओवर के बाद ड्राइंग में जो भी एरर्स और ओमिशंस हुई थी उनकी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी उनकी कंपनी पर थी। केस फाइल के साथ एक डिटेल्ड लिस्टेड अटैच थी जिसमें प्रोजेक्ट के अंदर जो मैसिव रिवर्क कॉस्ट आए थे वो क्लियरली मेंशन थे। साथ ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी थे। मिस्टर जीहेंग ने हमारे प्रोजेक्ट वाइस प्रेसिडेंट को ब्राइब किया था ताकि बीच में उसको इलीगल बेनिफिट्स मिल सके। ओरिजिनल पार्टी ए और पार्टी बी के कॉन्ट्रैक्ट की सीरियस वोलेशन हुई थी। मल्टीपल लेयर ऑफ अनऑथराइज्ड आउटसोर्सिंग और बड़े टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं रहा। इसी वजह से प्रोजेक्ट में हैवी डिलेज और लॉसेस हो गई। फिर पार्टी ए ने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ह्यूज लिक्विडेट डैमेजेस डिमांड किए। कोर्ट के डिसीजन के बाद ओरिजिनल कंपनी इतनी कंपनसेशन के प्रेशर में कोलैप्स हो गई और बैंकरप्ट हो गई। डेप्ट कलेक्टर्स कंपनी के बाहर रोज आने लगे और एग्जीक्यूटिव्स इतने डर गए कि वो घर से बाहर निकलना भी अवॉइड करने लगे। जॉब ढूंढना तो दूर की बात, मिस्टर जीहेंग जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था उसको जेल हो गई। ली यूरान तुरंत ही फरार हो गई। बाद में सुनने को आया कि ली यूरान ने दूसरी डिजाइन कंपनीज में जॉब ट्राई की लेकिन किसी ने उसे हायर नहीं किया। उसकी रेपुटेशन इंडस्ट्री में एक ऐसे इंसान की बन चुकी थी जो अपने ही कंपनी को डाउनफॉल तक ले गया। अभी मैं सोचता हूँ कि एक नॉर्मल वर्कर के लिए ये सब इनजस्टिस और प्रेशर कितना मेंटली क्रशिंग होता होगा। लेकिन फिर मुझे ये भी समझ आता है कि हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी यंग, नाइव और ब्लाइंडली रॉन्ग चीजों में इन्वेस्ट कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितनी जल्दी हो सके गलत रास्ते से बाहर निकल जाना चाहिए ताकि जब सही मौका आए तो इंसान उसे मिस ना करे। और इसी के साथ स्टोरी का दी एंड होता है जहाँ पर जियाओ वैंग, जिससे उसका हक छीना गया, क्लियरली उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया गया। अगर वो निकला चुपा रुस्तम, बड़ी फैमिली का इकलौता वारिस जिसने पूरी कंपनी को सिर्फ अपने ग्रज के लिए बर्बाद कर दिया। और ये होती है फाइनेंशियल पावर। चलो, मैंने कम्युनिटी पास तो कर दी है, जाके बताओ कि नेक्स्ट पार्ट किसका लाया जाए। और उम्मीद है ये स्टोरी आपके टेस्ट के हिसाब से होगी। चैनल पर नए हो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, हाइप करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, sayonara, शुभकामनाएं एंड बाय।